हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 12 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रेंच ओपन टेनिस का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन का आयोजन किया गया है। यह टेनिस से रिलेटेड है और इसमें जो वुमेन्स सिंगल्स का खिताब है यह जीता है इगा स्विएटेक ने। किसने जीता है? इगा स्विएटेक ने। इगा स्विएटेक किस देश की हैं? तो वह पोलैंड की हैं। दोस्तों, इगा स्विएटेक ने चेक गणराज्य की करोलिना मुचोवा को हरा करके और फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है। इगा स्विएटेक का यह तीसरा फ्रेंच ओपन का खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2022 में और 2020 में भी फ्रेंच ओपन का खिताब जीता हुआ है। अगर हम पुरुषों की बात करें तो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। तो उन्होंने 2023 का फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया है। और नोवाक जोकोविच ने किसको हराया है? तो कैस्पर रूड को हराया है। किसको दोस्तों? कैस्पर रूड को। वे सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। नोवाक जोकोविच का यह 23वां ग्रैंड स्लैम टाइटल था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। उन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। उन्होंने राफेल नडाल के 22 टाइटल के खिताब को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, नोवाक जोकोविच के कैरियर की बात करें तो उन्होंने 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है, 3 बार फ्रेंच ओपन का खिताब, 7 बार विंबलडन का खिताब और 3 बार यूएस ओपन का खिताब जीता है। इस प्रकार से उनके 23 ग्रैंड स्लैम हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसके नाम हो गए हैं? अब नोवाक जोकोविच के नाम। और फिर इसके बाद राफेल नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम है और 20 ग्रैंड स्लैम है दोस्तों रोजर फेडरर के। ठीक है, तो ये है सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी। अब हम बात करते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस की। तो एक साल में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। और एक बात और याद रखिएगा कि ये इसी क्रम में होते हैं, यानी साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस ओपन होता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेला जाता है और विंबलडन घास पर खेला जाता है। तो ये विशेषताएं भी आप नोट कर सकते हैं। ग्रैंड स्लैम में सबसे पहला विंबलडन 1877 में शुरू हुआ था। उसके बाद 1881 में यूएस ओपन शुरू हुआ, 1891 में फ्रेंच ओपन शुरू हुआ था और 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, अब हम कुछ और आंकड़े डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की, तो पुरुष एकल के विजेता थे नोवाक जोकोविच और महिला एकल विजेता थी आर्याना सबलेंका, जो कि बेलारूस की थी। और फ्रेंच ओपन अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है और महिला एकल का खिताब इगा स्विएटेक ने जीता है। इसी प्रकार से विंबलडन 2022 की बात करेंगे, क्योंकि अभी 2023 का विंबलडन तो हुआ नहीं है, तो 2022 की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पुरुष एकल का खिताब जीता था 2022 में विंबलडन का नोवाक जोकोविच ने और महिला एकल का खिताब जीता था एलिना रिबाकिना ने, जो कि कजाकिस्तान की थी। इसी प्रकार से यूएस ओपन 2022 की बात करें तो अल्कराज गर्फिया ने जीता था पुरुष एकल का खिताब, जो कि स्पेन के हैं, और महिला एकल का खिताब जीता था इगा स्विएटेक ने। ठीक है, तो ये विजेता भी आप नोट कर लीजिएगा। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल आप सर्च करेंगे तो हमारा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ और जो भी और इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो उपलब्ध हैं, तो आप ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शक्ति योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो अभी हाल ही में कर्नाटक में शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, तो उन्होंने शक्ति योजना को लॉन्च किया है
और इस योजना के तहत महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यानी दोस्तों कर्नाटक राज्य सरकार की जो बसें होंगी उनमें मुफ्त यात्रा कौन करेगा? महिलाएं करेंगी। इस योजना के अंतर्गत शक्ति स्मार्ट कार्ड भी जारी किए गए हैं और महिलाएं सेवा सिंधु सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा करके शक्ति स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं और जिन महिलाओं के पास ये शक्ति स्मार्ट कार्ड होगा वही महिलाएं राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। ठीक है, यहां पर बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। राजधानी है बेंगलुरु, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। यहां पर दोस्तों विधान परिषद है, तो विधान परिषद की 75 सीट हैं और विधानसभा की सीटें हैं 224, राज्यसभा की सीटें 12 हैं और लोकसभा की 28 सीटें हैं। ठीक है, और अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है कर्नाटक और इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। अगला प्रश्न है कॉनकोर के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में संजय स्वरूप जो हैं वो कॉनकोर के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। कॉनकोर का मतलब है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसके अध्यक्ष और एमडी कौन बने हैं? संजय स्वरूप बने हैं। ठीक है, वर्तमान में वह उसी संगठन में निदेशक अंतर्राष्ट्रीय विपणन और संचालन के रूप में काम कर रहे थे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। जैसे वी अनंत रमण को क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अतुल वर्मा को सीसीआई के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक बने हैं। निर्मला लक्ष्मण द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष बनी हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं और डेनिस फ्रांसिस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें अध्यक्ष बने हैं। तो ये है दोस्तों हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी पर जो वैश्विक शिखर सम्मेलन है ये कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह ब्रिटेन में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों इस शिखर सम्मेलन के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जोखिमों पर विचार किया जाएगा। यानी जो आजकल फेमस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें किस प्रकार के जोखिम हैं, इस पर विचार किया जाना है इस शिखर सम्मेलन में। दोस्तों बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जोखिमों को कम करने के तरीके तलाश रहे हैं, तो इन्हीं तरीकों को समझा जाएगा और किस प्रकार से इसके जोखिम कम किए जाएं इस पर विचार किया जाएगा। अब हम समझते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान मशीनों को बनाया जाता है जो कि इंसानों की तरह सोचती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसी मशीनों का निर्माण किया जाता है जो कि इंसानों की तरह सोचती और समझती हैं। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक विधि है जिसका इस्तेमाल करने पर एक कंप्यूटर, रोबोट और मशीन इंसान की तरह सोचने लगता है। अगला प्रश्न है किस वर्ष तक भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 1 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 2030 तक। कब तक दोस्तों? 2030 तक। तो भारत की इंटरनेट व्यवस्था साल 2030 तक 6 गुना बढ़कर के 1 लाख करोड़ डॉलर यानी करीब 82 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। गूगल, टेमासेक और बैन एंड कंपनी की एक साझा रिपोर्ट में यह दावा किया गया है और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2030 तक भारत की जो इंटरनेट अर्थव्यवस्था है वो 1 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। इस इंडिया ई इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक इंटरनेट व्यवस्था 12 से 13% की सालाना दर से बढ़ेगी और अभी जो इसकी वृद्धि है वो 4 से 5% की वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में कुत्तों के मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना को रद्द किया गया है? आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो देखिए दोस्तों ये न्यूज क्या है इसको हम समझते हैं। बात है 4 जुलाई 2020 की, जब नागालैंड सरकार के द्वारा नागालैंड में कुत्तों के मांस की बिक्री, कारोबार और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर इसके बाद कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई। वो लोग उच्च न्यायालय तक पहुंचे और जब बात उच्च न्यायालय पहुंची तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय की जो कोहिमा पीठ है
उसने अभी हाल ही में ये कहा है कि जो नागालैंड सरकार के द्वारा 2020 में प्रतिबंध लगाया गया था कुत्तों के मांस पर, उस अधिसूचना को रद्द किया जाता है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने यह पाया है कि जो कुत्तों का मांस है वो नागाओं के बीच आज भी यानी आधुनिक समय में भी एक स्वीकृत भोजन प्रतीत होता है। यानी कि नागाओं का ये भोजन है, यानी कि जो कुत्तों का मांस है वो आज के समय में भी नागाओं के बीच एक स्वीकृत भोजन है, यानी वो लोग इसको करते हैं, इसको खाते हैं। ठीक है, इसलिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने ये फैसला लिया है। बात करते हैं नागालैंड की, तो नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। राज्यपाल हैं वर्तमान में ला गणेसन, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर 60, राज्यसभा और लोकसभा की एक एक सीट है। यहाँ पर आप नागालैंड की लोकेशन देख सकते हैं, ये है नागालैंड और इसके पड़ोसी राज्यों में मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश हैं और इसकी सीमा म्यांमार से भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार किस कार्यक्रम ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाला है? तो देखिए दोस्तों, भारत में एक कार्यक्रम चलता है हर घर जल। तो इस कार्यक्रम के लिए WHO ने कहा है कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, यानी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है पब्लिक हेल्थ पर। तो दोस्तों, WHO के अनुसार सभी घरों के लिए जो सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित कराया जा रहा है, उससे डायरिया से होने वाली लगभग 4 लाख मौतों को रोका जा सकता है। और WHO ने अभी हाल ही में इस कार्यक्रम के लिए ये कहा है कि ये पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। बात करते हैं हर घर जल कार्यक्रम की, तो इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका कार्यान्वयन कौन करता है? तो जल शक्ति मंत्रालय करता है। याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इसका उद्देश्य ये है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। ठीक है, तो याद रखिएगा, हर घर जल कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था? 15 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सिटीज 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन पुणे में किया जाएगा। देखिए दोस्तों, 2020 में भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इसी के दौरान कई बैठकें भारत में आयोजित की जा रही हैं। तो यूनिवर्सिटीज 20 का जो आयोजन है वो पुणे में किया जाना है। कब किया जाएगा? 19, 20 और 21 जून को किया जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय संघ और सिम्बायोसिस इंटरनेशनल डीम्स विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। और इसकी थीम क्या है, इसका विषय क्या है? द फ्यूचर ऑफ यूनिवर्सिटीज मेकिंग द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव इन द ट्रांसफॉर्मेटिव रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज। तो ये इसका विषय है। अगला प्रश्न है, प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर बना है मुंबई। तो दोस्तों, अभी मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार मुंबई को भारत में प्रवासियों के लिए यानी विदेशियों के लिए सबसे महंगा शहर बताया गया है। और इस सर्वेक्षण में 5 महाद्वीपों के 227 शहरों का विश्लेषण किया गया है। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई की जो वैश्विक रैंकिंग है वो है 147, नई दिल्ली की 169, चेन्नई की 184, बेंगलुरु की 189, हैदराबाद की 202, कोलकाता की 211 और पुणे की 213वीं रैंक है। देखिए दोस्तों, वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए सबसे महंगे शहर के रूप में हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख को बताया गया है। अभी हाल ही में एक और रिपोर्ट इसी प्रकार की लॉन्च की गई थी, इसमें आप कंफ्यूजन मत लाइएगा। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये मर्सर की रिपोर्ट है और अभी हाल ही में जो एक और रिपोर्ट जारी की गई थी ये ECA की रिपोर्ट है। तो ECA की इंटरनेशनल कॉस्ट ऑफ लिविंग रैंकिंग में जो न्यूयॉर्क है वो विदेशियों के लिए सबसे महंगा शहर बताया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के डेवलपमेंट का दावा किया है? यानी वह कौन सा देश है जिसने ये कहा है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है? आंसर हो जाएगा इसका ईरान। तो ईरान के द्वारा अभी हाल ही में ये दावा किया गया है कि वह हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है और यह जो मिसाइल होगी इसकी जो गति होगी वो ध्वनि की गति से 15 गुना ज्यादा होगी और इसका नाम क्या होगा? फतह। क्या होगा दोस्तों? फतह होगा। और ईरान ने यह भी बताया है कि जो इसकी सीमा होगी वो होगी 1400 किलोमीटर यानी 870 मील।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि मिसाइल किसी भी क्षेत्रीय मिसाइल रक्षा प्रणाली में प्रवेश कर सकती है। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब क्या होगा? वह मिसाइल जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड से चलती है। ठीक है, तो उस मिसाइल को हम कौन सी मिसाइल बोलते हैं? हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं। ईरान की बात करें तो ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है, और ये खाड़ी के देशों में आता है। और इसके जो कुछ पड़ोसी देश हैं वो है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, तुर्की और आर्मेनिया और अजरबैजान। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है कल का, ISSF जूनियर विश्व कप में भारत किस स्थान पर रहा है? पहले। सागर समृद्धि ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली को शुभारंभ किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। LB डिक्रूज का निधन हो गया है, उन्हें कौन सा वीरता पुरस्कार प्राप्त था? अशोक चक्र। नाटो द्वारा एयर डिफेंडर 23 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? जर्मनी में। कच्चे इस्पात में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन बना है? भारत। बिरसा मुंडा का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को। पेरिस डायमंड लीग 2023 में मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद में कौन सा स्थान हासिल किया है? तीसरा। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जोयता गुप्ता को। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? टाटा समूह। किस राज्य ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। तो ये थे दोस्तों कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए आज हम जनरल नॉलेज के पिटारे में हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और कल हमने डिस्कस किया था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के स्थल और उनकी खोजकर्ता। तो कल हमने इसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था, आज हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो रोपड़ की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। लोथल की खोज की थी SR राव ने 1954-55 में। आलमगीरपुर की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में। और सुक्ता गैंडोर की खोज की थी ऑरेल स्टाइन और जॉर्ज डेल्स ने 1927 से 1962 में। और फिर बनावली की जो खोज है वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी 1974 से 77 में। धौलावीरा की खोज की थी JP जोशी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने। ठीक है, तो JP जोशी ने 1967 से 68 तक और रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से 1991 तक की थी। तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। कल जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था जर्मनी। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जर्मनी दिया है। आज का प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, शक्ति योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।